इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें सबसे पहले हम जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ फर्स्ट काइंड के हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और इसमें फर्स्ट काइंड ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि 4 में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगी। तो हम सबसे पहले सवाल को करना शुरू करते हैं। सवाल कुछ इस तरीके का है, आप इस डायग्राम फिगर नंबर 2.1 को ध्यान से देखें। उसमें कहा गया है कि आपके पास ये जो सर्किट अरेंजमेंट है जिसमें एक कैपेसिटर जो है वो 10 ओम रजिस्टर आर्म के साथ साथ जो है वो 2.5 वोल्ट बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है और इसके क्रॉस एक पैरेलल 2 ओम रजिस्टर लगाया हुआ है। हमें कहा गया है कि आप ये बताइए कि यदि आप बैटरी को ऑन करते हैं, इसको ऑपरेशन में लाते हैं, तो जो 4 ओम जो 4 माइक्रोफैराड का जो कैपेसिटर है इसके ऊपर कितना चार्ज एक्यूमुलेट होगा। हम इसको स्टेप बाय सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो की आइडिया है इसको सॉल्व करने का, हमने सबसे पहले डायग्राम अलग से बनाने की कोशिश की है। ये रहा आपके पास 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, ये हुआ 10 ओम रजिस्टर और ये रहा सेल जिसकी जो ईएमएफ है वो 2.5 वोल्ट है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0.5 ओम है और ये जो रहा 2 ओम external resistance, this is connected across this cell। हम ऐसा करते हैं कि देखिए, इसमें जब ये बैटरी को आप ऑन करते हैं ना, तो ऑन करने के बाद इससे डायरेक्ट करंट आएगा। सो दिस सेल इज़ द सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट। यू नो कि ये जो सर्किट में कैपेसिटर जुड़ा हुआ है ना, तो जो कैपेसिटर क्या करता है, एसी को, अल्टरनेटिंग करंट को तो ये जाने देता है, अलाउ करता है, बट ये डायरेक्ट करंट को ब्लॉक कर देता है। तो उसके लिए जो रेजिस्टेंस जो होता है वो इनफाइनाइट हो जाता है। जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाए तो हम फिजिक्स की लैंग्वेज में उसको बोलते हैं कि आपका ओपन सर्किट हो गया, मीन्स वो खुला है और वहाँ से करंट बहेगा नहीं। तो हम इस वाले पार्ट को हम कंसिडर नहीं करते हैं। इसका सेकंड पार्ट भी हम डिस्कस कर लेते हैं फ्यूचर की प्रॉब्लम्स के लिए, कि जब रेजिस्टेंस जीरो हो जाए दो कंडक्टर्स के बीच में, तो हम उसको कह देते हैं कि शॉर्ट सर्किट हो गया है। तो उसमें बहुत पावर जो है वो यूज़ होती है और सर्किट फेल हो जाता है। और इसमें जो ये है, व्हेन रेजिस्टेंस विल बिकम इनफाइनाइट देन इट इज ओपन सर्किट, नो करंट विल फ्लो थ्रू दिस। हम सबसे पहले ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो 2 ओम का ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इसमें से कितना करंट जाएगा। अब ऊपर वाला जो पार्ट है ये वाला, इसको तो फिलहाल कंसिडर करने की ज़रूरत है नहीं। तो इसमें से करंट कितना जाएगा, दिस इज़ ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर, ये फार्मूला आपने किया हुआ है। और इसमें देखिए जो ईएमएफ ऑफ द सेल इज़ 2.5 वोल्ट, दैट इज़ गिवन ओवर हेयर। और ये है जो हमारे पास एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस है और ये है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। यहाँ से कैलकुलेट किया 2.5 वोल्ट अपॉन 2 प्लस 0.5 इज़ 2.5, सो दिस इज़ 1 एम्पियर। ओके, अब हम देखेंगे कि जो द नाउ पोटेंशियल अलोंग आर्म ए बी, अब यदि ए बी आर्म के क्रॉस अपने पोटेंशियल निकालना है तो रेजिस्टेंस आपको पता है दैट इज़ 2 ओम, करंट हमने निकाला 1 एम्पियर, सो बी इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा। आई की जगह आप 1 एम्पियर लिख दें और आर की जगह आप 2 ओम लिख दें, तो 1 इंटू 2 ओम इट इज इक्वल टू 2 वोल्ट। तो इस आर्म के अक्रॉस जो है वो 2 वोल्ट जो है पोटेंशियल है। अब ये पैरेलल अरेंज हैं, ए बी सी डी और ई एफ, दीज 3 आर इन पैरेलल। तो पैरेलल की कंडीशन ये होती है कि उसमें पोटेंशियल सेम रहता है। तो यदि इस आर्म के अक्रॉस पोटेंशियल 2 वोल्ट है, इसके क्रॉस भी पोटेंशियल 2 वोल्ट होगा और इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल 2 वोल्ट ही होगा। आप चाहें तो निकाल सकते हैं कि पोटेंशियल का जो फार्मूला होता है ईएमएफ अक्रॉस द सेल माइनस करंट अक्रॉस द एक्सटर्नल सर्किट इनटू रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल अक्रॉस द आर्म सी डी इज इक्वल टू द ई एम एफ, इट इज़ 2.5 वोल्ट माइनस दिस इज 1 एम्पियर इज द करंट एंड 0.5 इज द रेजिस्टेंस। तो इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास 2 वोल्ट जो है वो इस आर्म के क्रॉस भी पोटेंशियल जनरेट हो गया। अब एज द ई एफ इज़ इन पैरेलल अरेंजमेंट, ये पैरेलल अरेंजमेंट में है, तो हमें कह देंगे पोटेंशियल अक्रॉस ई एफ आर्म इज़ 2 वोल्ट। सो आपको पता है कि जो चार्ज का फार्मूला होता है वो होता है कैपेसिटेंस गुणा पोटेंशियल। तो कैपेसिटेंस आपके पास दी हुई है 4 माइक्रोफैराड। माइक्रो का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो 10⁻⁶ होता है, तो माइक्रो की जगह हमने 10⁻⁶ भर दिया। पोटेंशियल आपके पास 2 वोल्ट है, ये हमने बता दिया कि सभी आर्म्स के जो किनारे सेम पोटेंशियल होगा,
इसको आप गुणा करेंगे तो 8 माइक्रोफैराड जो है इसका आंसर आ जाएगा। हम चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन रहा आपका ये, और इसमें कहा गया कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। आप एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को रेस्ट से रिलीज करते हैं और इस फील्ड में ऐसे रिलीज करते हैं। तो कहा गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो चार्ज की होगी वो बढ़ेगी, घटेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ये कुछ इस तरीके के आंसर्स हैं। सबसे पहले हम इसको स्टेप बाय सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करें। हमारे पास ये देखिए सवाल कुछ इस तरीके का है। हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। ये रही आपकी एक प्लेट और ये रही आपकी दूसरी प्लेट। तो हम इसको ऐसा मानते हैं कि ये आपकी पॉजिटिव प्लेट रही और ये आपकी नेगेटिव प्लेट रही। ओके, अब इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म फील्ड होगा। अब डायरेक्शन ऑफ द फील्ड जो होगी वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर होगी। तो ये प्लेट को मैं रखूँ ए और इस प्लेट का नाम रखूँ मैं बी। तो यदि फील्ड की डायरेक्शन में जो पोटेंशियल घटता चला जाता है तो मैं ये कह सकता हूँ कि पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज़ ग्रेटर देन पोटेंशियल एट पॉइंट बी। ठीक हो गया। अब आप यदि इसमें पॉजिटिव चार्ज को रिलीज़ करते हो तो क्या होगा, देखिए इसको जो नेगेटिव एंड अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। हियर फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल हैव सेम डायरेक्शन, राइट। नाउ अब मैं ऐसा लिख देता हूँ, F and E will have सेम डायरेक्शन। ये सेम डायरेक्शन में जाएगा। आपका जो चार्ज पार्टिकल है इट विल गो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे होने क्या वाला है, वर्क डन विल बी पॉजिटिव। सो वर्क डन विल बी पॉजिटिव। वर्क डन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो जो वर्क डन होता है ना, वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हम यहाँ लिख दें इट इज़ माइनस ऑफ दिस इज चार्ज टाइम डेल्टा वी। तो इसको मैं लिख दूँ माइनस ऑफ क्यू इंटू डेल्टा बी मीन्स बी फाइनल बी बी माइनस वी ए हो जाएगा। इसको खोल दूँ मैं तो ये आ जाएगा माइनस क्यू बी इंटू बी प्लस क्यू इंटू बी ए। तो इसको ऐसे लिखूँगा अगर मैं कि क्यू इंटू वी ए माइनस क्यू इंटू बी बी। अब आप ये जानते हैं कि देखिए ये कौन सा है, दिस इज द एनर्जी, इनिशियल एनर्जी। ये है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब हमने यहाँ क्या लिखा था, हमने यहाँ लिखा था फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता चला जाता है। अब दोनों केस में चार्ज सेम है। ये देखिए चार्ज तो सेम है। अब आप सीधा समझ जाएं कि पोटेंशियल एट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी। सो पोटेंशियल एनर्जी एट बी इज लेस देन पोटेंशियल एनर्जी एट ए। सो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। और इसमें कहा गया है कि दिस पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज बिकॉज चार्ज मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इस उम्मीद के साथ कि आपको ये बात समझ भी आ गई होगी। इसके बाद हम अगले सवाल की ओर चलते हैं और ब्लैक बोर्ड के अगले पेज पर चलते हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2.3। यदि आपको कुछ समस्या आए तो आप कमेंट बॉक्स में दोबारा फिर से पूछ सकते हैं। देखिए फिगर नंबर 2.2 ये रही आपके पास फिगर नंबर 2.2। इसमें कुछ कहा गया आपसे, इसमें कुछ अरेंजमेंट दी हुई हैं। ये जो आप देख रहे हैं पोटेंशियल दिया हुआ है, यहाँ भी पोटेंशियल दिया हुआ है, यहाँ भी पोटेंशियल दिया हुआ है। अब इसमें कहा गया कि आपके पास दो पॉइंट हैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट। और ए पॉइंट जो है वो 20 वोल्ट पर है, जो बी पॉइंट है वो 40 वोल्ट के ऊपर है और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 20 वोल्ट है। यहाँ जो ए पॉइंट है वो 20 वोल्ट पर है और जो बी पॉइंट है नहीं, इसमें है 20 वोल्ट पर है और जो दूसरा पॉइंट है वो 40 वोल्ट पर है और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है 20 वोल्ट का। इस केस में है ए पॉइंट भी 20 वोल्ट पर है और बी पॉइंट 40 वोल्ट पर है। इसमें भी जो डेल्टा बी है वो 20 वोल्ट है। मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इन ऑल द 3 केसेस इज सेम। हमसे पूछा गया
कि फिगर नंबर 2.2 शो सम इक्विपोटेंशियल लाइंस हैं, दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्पेस। ए चार्ज्ड ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट जो है ए से लेके बी तक मूव करता है, इट मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। अब आपने ध्यान देना है कि आपका जो चार्ज पार्टिकल की जो डायरेक्शन है ना, दिस चार्ज पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी। कोई चार्ज पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, दिस इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी। ओके, बट सी केयरफुली, हमें एक बात और पता करनी है कि इसमें जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड है वो हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होगी, क्योंकि इक्विपोटेंशियल लाइंस है ना। इक्विपोटेंशियल लाइंस में जो फील्ड की डायरेक्शन होती है वो हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होती है। ये देखिए ज़रा, ये बड़ी मज़ेदार बात है। अब इसमें फील्ड की डायरेक्शन जो है और पार्टिकल के जो मोशन की डायरेक्शन जो है वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, राइट। तो इसमें वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, राइट। इन दिस केस वर्क डन विल बी नेगेटिव। सो मैं ये कह सकता हूँ कि हम इसको ऐसा लिख दें कि जो डेल्टा डब्ल्यू होगा ना वो होता है माइनस ऑफ डेल्टा यू। ओके, एंड आई कैन राइट डाउन नाउ दिस वर्क डन इज नेगेटिव। सो ये आ जाएगा माइनस ऑफ क्यू इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, और यहाँ आप ले जाएंगे इसको माइनस ऑफ क्यू बी फाइनल प्लस क्यू इंटू वी इनिशियल। सो आई कैन राइट नाउ दिस इज क्यू, दिस इज वी इनिशियल माइनस वी फाइनल। ओके, सो नाउ योर चार्ज इज गोइंग फ्रॉम, इसमें जो डेल्टा वी आ जाएगा ना, मैं यूँ कहूँ कि चार्ज को ऐसे ले लेते हैं और ये वाला पार्ट आ जाएगा डेल्टा वी। ज़रा गौर से देखें, हम ये देखें इसमें कि इसमें चार्ज भी सेम है हर केस में, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी सेम है। इसमें भी 20 वोल्ट है और इसमें भी 20 वोल्ट है और इसमें भी 20 वोल्ट है। ओके, द डिफरेंस इन पोटेंशियल इज सेम। सो हम ये कह सकते हैं कि हर केस में, पहले केस में भी जितना वर्क डन होगा चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरे केस में भी जितना वर्क डन होगा सेम चार्ज सेम पोटेंशियल डिफरेंस, तीसरे केस में भी क्या होगा, सेम चार्ज एंड सेम पोटेंशियल डिफरेंस। सो वी कैन से द राइट ऑप्शन इज दिस ऑप्शन सी, द वर्क डन इज सेम इन फिगर नंबर 1, 2 एंड 3। वो तीनों केसेस में सेम होगा। ओके, सो दिस इज द राइट चॉइस फॉर द आंसर। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर, इसलिए ब्लैक बोर्ड का हमें स्लाइड चेंज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर नाउ 2.4, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज 100 वोल्ट। आपके पास एक चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज 100 वोल्ट। सो हियर potential is 100 volt, and the two statements are made in this regard. इससे रिलेटेड जो है ना दो स्टेटमेंट दी गई हैं। S1 स्टेटमेंट नंबर 1, उसमें ये कहा गया एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो। आप जानते हैं कि जो पोटेंशियल जो है इनसाइड द स्फीयर इज कांस्टेंट, पोटेंशियल इज कांस्टेंट। ओके, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना वो होता है माइनस ऑफ डी बी अपॉन डी आर। सो इफ दिस पोटेंशियल इज कांस्टेंट, दिस मीन्स इट लीड्स टू जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो, दिस मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। At any point inside the sphere, electrostatic potential is 100 volt. So both the statements are correct. So I can say S1 is true and S2 is also true. S1 is the cause of S2. This means this is the right answer of the question. I hope that you agree with the explanation part. We now go for the next question. Now question number 2.5. So this question is 2.4. Now this is question number 2.5. So this question is equipotentials at great distance from a collection of charges whose total sum is not zero are approximately. So this is CTM committed to memory. I can say this is a sphere होंगे
क्योंकि एक आपके पास यदि पॉइंट चार्ज हो तो पॉइंट चार्ज के किनारे यदि इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, ओके, सो दिस इक्विपोटेंशियल सरफेस is at an equal distance from the center, then electric field is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q by r square. So all the distances are same, r is same for a sphere. So equipotential surface at the great distance from the collection of charges whose total sum is not zero, जिसका total sum zero नहीं होगा, वो approximately spheres होते हैं. Okay. So now we will go for another question. This question number 2.6 is very important question for competitive exam. This is question number 2.6. इस सवाल में दिया गया है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड अप ऑफ 2 डाइलेक्ट्रिक ब्लॉक्स एज शोन इन फिगर. आप यहाँ देखें कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया गया है. उसमें क्या किया गया है कि आपने दो डाइलेक्ट्रिक ब्लॉक को सीरीज में जोड़ा है. सो वन ऑफ द ब्लॉक हैज़ अ थिकनेस d1. एक ब्लॉक की थिकनेस d1 है. ये देखिए, ये वाले जो ब्लॉक की जो थिकनेस है वो d1 है और दूसरे वाले ब्लॉक की थिकनेस d2 है. सेकेंड ब्लॉक हैज़ थिकनेस d2 and dielectric constant are K1 and K2. So the thickness is D2 and the dielectric constant is K2 as shown in figure number 2.3. Arrangement, this arrangement can be thought as a dielectric slab of thickness D. D is equal to D1 plus D2. So ये arrangement एक नया dielectric बनाती है जिसकी अपनी thickness क्या हो जाएगी? This is D. So this D is equal to D1 plus D2 हो जाएगी. Right? सो द इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, ये हमने बताना है. तो हम सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं. देखिए, डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा. जो आपका डाइलेक्ट्रिक अलग अलग डाइलेक्ट्रिक के साथ हम इसको ऐसे ले सकते हैं कुछ इस तरीके से. ओके, सो दीज आर टू कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन द सीरीज. सो इसको हम कह दें कि ये हो जाएगा, इसका थिकनेस d1 है और इसका थिकनेस d2 है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k1 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k2 है, इसकी कैपेसिटेंस C1 है और इसकी कैपेसिटेंस C2 है. ओके, सो हमें ये बताना है कि यदि हम इसको जो कंबाइंड इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो कितना होगा, ये हमें बताना है. 4 ऑप्शंस हमारे पास दी हुई हैं. हम जानते हैं कि यदि मान लो आपके पास कैपेसिटर है, उसके बीच में हम डाइलेक्ट्रिक का एक डाल दें तो उसका जो कैपेसिटेंस होता है ना, वो होता है K टाइम एप्सिलॉन 0 A बाई डी. ये हमारा फार्मूला रहता है A बाई डी. तो यहाँ C1 आप निकालेंगे. C1 इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एप्सिलॉन 0. एरिया कॉमन है और जो थिकनेस है वो D1 है. इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए. जो C2 होगा वो होगा K2 एप्सिलॉन 0 A अपॉन D2. इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए. अब आप जानते हैं कि जो दोनों ये जो कैपेसिटर्स बने हैं ये दोनों सीरीज अरेंजमेंट में हैं. तो नेट कैपेसिटेंस इन द सीरीज़ क्या होता है फार्मूला, 1 बाई सी एस इज इक्वल टू 1 बाई C1 अपॉन 1 बाई C2 हो जाएगा. तो ये बन जाएगा CS इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2. तो C1 की वैल्यू पुट कर दीजिए. दिस इज K1 एप्सिलॉन 0 A बाई डी इंटू K2 एप्सिलॉन 0 A बाई डी. यहाँ D1 आएगा, यहाँ D2 आ जाएगा. यहाँ पुट कर दीजिए K1 एप्सिलॉन 0 A बाई D1 प्लस K2 एप्सिलॉन 0 A बाई D2 हो जाएगा. सो यहाँ हम देखें आगे कि मेरे पास आ जाएगा CS कैपेसिटेंस इन द सीरीज. नाउ इसको हम सॉल्व करते हैं. हमारे पास ऊपर तो रह जाएगा हमारे पास K1 एप्सिलॉन 0 A बाई D1 इंटू K2 एप्सिलॉन 0 A बाई D2 डिवाइडेड बाई, यहाँ हम LCM ले लेते हैं, वो आ जाएगा D1 D2. तो इसके न्यूमरेटर में आ जाएगा K1 D2 एप्सिलॉन 0 A प्लस K2 D1 एप्सिलॉन 0 A. ओके, अच्छा यहाँ कॉमन ले लीजिए आप, जो कॉमन ले सकते हैं. कैपेसिटेंस इन द सीरीज नाउ इट इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A. यहाँ से कॉमन आ जाएगा. यहाँ तो क्या कॉमन आएगा, ये तो वैसे सीधा ही रहेगा.
इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। ये आ जाएगा K1 एप्सिलॉन 0 A इंटू K2 एप्सिलॉन 0 A डिवाइडेड बाई D1 D2, और नीचे आ जाएगा, यहाँ एप्सिलॉन 0 A कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास एप्सिलॉन 0 A, अंदर रह जाएगा K1 D2 प्लस K2 D1 अपॉन दिस इज़ D1 D2। सो इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, और एप्सिलॉन 0 A के साथ एक एप्सिलॉन 0 ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ओके, आपके पास बचेगा K1 K2 एप्सिलॉन 0 A डिवाइडेड बाई K1 D2 प्लस K2 D1, राइट। सो अब इसको हम कुछ यहीं सॉल्व कर दें तो अच्छी बात है, सामने की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ लिखते हैं कि जो हमारे पास कंबाइंड कैपेसिटेंस होगा ऑफ द नेटवर्क वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। इसको मैं लिख दूँ K टाइम एप्सिलॉन 0 A बाई D। हाँ, यहाँ D क्या होगा, D इज इक्वल टू D1 प्लस D2, ओके, इज इक्वल टू, यहाँ आपके पास बचा K1 K2 एप्सिलॉन 0 A अपॉन K1 D2 प्लस K2 D1, राइट। अब आप कंपेयर करिए, कंपेयर करेंगे तो एप्सिलॉन 0 A की जगह तो एप्सिलॉन 0 A है, कोई हमें घबराने की ज़रूरत नहीं। अब K की जगह क्या है, K बाई D जो है, यहाँ K बाई D है, और यहाँ है K1 K2 अपॉन K1 D2 प्लस K2 D1। अब यहाँ से निकाल लीजिए आप, K क्या हो जाएगा, दिस इज़ K1 K2 और D यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आएगा K1 D2 प्लस K2 D1। ये D जो है, दिस D इज इक्वल टू D1 प्लस D2। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, K इज इक्वल टू K1 K2, D की जगह दिस इज D1 प्लस D2 अपॉन K1 D2 plus K2 D1. So I think this part is the right option. C is the right option. And with this, I am going to close this video. Thank you very much.